नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 13 घंटे बैठक चली, लेकिन इसके बावजूद बेनतीजा रहा। जी हाँ, बैठक पूरी तरीके से रही विफल। वार्ता विफल होने के बाद हाई अलर्ट पर सेनाएं कर दी गई हैं। जी हाँ, बड़ी खबर इसके बारे में आपको बताएंगे और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि चीन ने नेपाल पर किया कब्जा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन ने नेपाल की जमीनों पर किया कब्जा तो भारत की तरफ भागा नेपाल। जी हाँ, भारत के सामने झुका। अब विवादित नक्शे वाली किताब पर रोक लगा दी है। भारत के जिस जमीन को लेकर कब्जा था उसको लेकर पूरी तरीके से उस प्रोग्राम को रोक लगा दिया है नेपाल ने। भारत के सामने भारत की तरफ बढ़ रहा है अब नेपाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन ने चढ़ाई कर दिया है नेपाल पर। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने की साजिश रच रहा चीन। उइगर मुसलमानों की तरह दे रहा है ट्रेनिंग, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच अक्साई चीन को लेकर बौखलाया और डरा है चीन। तैनात कर दिया है किलर परमाणु मिसाइल। जी हां, भारत को डराने के लिए। उस बीच अक्साई चीन न जाए भारत के कब्जे में, इसलिए वहां पर किलर परमाणु मिसाइल लगा दिया। उस बीच भारत ने मोदी सरकार ने कसा चीन पर शिकंजा। दरअसल जासूसी नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया है। चीनी नागरिकों के बीच हुई लेन देन की हो रही है जांच। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर चीन ने एक बार फिर से ताइवान को दे दी धमकी। बोली ताइवान के राष्ट्रपति को ही जान से मारने की धमकी दे दी गई अगर अमेरिका से नजदीकी बढ़ाएगी। तो ये सब कुछ खबरें दिन भर की फटाफट अपडेट में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश सशक्त इंडियन आर्मी के नेतृत्व में चीन को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने को तैयार है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत चाइना विवाद के बीच 13 घंटे चली बैठक के बीच हुई वार्ता पूरी तरीके से विफल, नहीं निकल पाया कोई नतीजा और बीच हाई अलर्ट हो गई है सेनाएं। दरअसल भारत और चीन की तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए छठी बार कमांडर लेवल की बैठक हुई। बैठक सोमवार की सुबह तकरीबन 10 बजे से शुरू हुई, देर रात तक चली, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बातचीत में कोई भी मुद्दा सुलझ नहीं पाया है और वार्ता पूरी तरीके से विफल रही है। चीन की मांग को पूरी तरीके से भारत ने इनकार कर दिया है और भारत ने चीन की हर एक मांग जो कि पूरी तरीके से गलत थी उसको मानने से इनकार कर दिया है। और स्पष्ट तरीके से भारत ने चेतावनी दे दी है कि किसी भी ऐसी मांग को भारत नहीं मानने वाला है जो चीन पर, खास करके भारत पे कब्जे पर आकर चीन इस तरीके की बात कर रहा हो। आपको बता दें कि वार्ता विफल होने के बाद हाई अलर्ट पर सेनाएं देखी गई। 13 घंटे बैठक के बाद वार्ता विफल होने के बाद LAC पर रफाल भी दहाड़ते रहे, पूरी रात रफाल कल दहाड़ते रहे। आपको बता दें कि रफाल और मिराज विमान पूरी तरीके से फाइटर जेट LAC पर लगातार हमले के बीच में जिस तरीके से चीन लगातार अटैकिंग मोड में है और बीच बीच में आपको बता दें कि बातचीत के दौरान फायरिंग भी हुई थी। इस बीच राफेल फाइटर जेट अपनी उड़ान भरते रहे, लेकिन बातचीत तो वार्ता विफल हुई है। आने वाले समय में फिर से वार्ता होने वाली है, लेकिन दोस्तों चीन अब बातों की बात में नहीं समझ रहा है क्योंकि अब उसका कुछ दूसरा ही इलाज। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स के वीडियो बोल ताइवान के राष्ट्रपति को दे दी है जान से मारने की धमकी। जी हां, अमेरिका के वरिष्ठ दूत क्रीथ क्रेज की 2 माह में ताइवान की दूसरी यात्रा से चीन इस कदर भड़का है कि उसने अब ताइवान की राष्ट्रपति साइंग इंगवेन को जान से मारने की धमकी दे दी है। चीन के सरकार अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इंगवेन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ डिनर का आग से खेल रही है। यदि इंगवेन के किसी कदम के चीन के कानून का उल्लंघन हुआ तो युद्ध शुरू हो जाएगा और ताइवान की नेता का सफाया कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान जल डमरू मध्य में जारी युद्धाभ्यास के क्रेज की यात्रा की त्वरित प्रक्रिया बताया। अखबार ने लिखा कि ताइवान को युद्धाभ्यास से डरना चाहिए क्योंकि ये युद्धाभ्यास ताइवान पर कब्जे का ड्रिल है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर क्रेज की ताइवान की यात्रा की घोषणा नहीं की, इसलिए जब तक वो यहाँ पहुंचे तो चीन ने उसका स्वागत युद्धाभ्यास के जरिए किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन लगातार धमकी ताइवान को दे रहा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि नेपाल में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गया चीन, भागा भारत की तरफ आया नेपाल। जी आपको बता दें कि सरेंडर हुआ नेपाल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत के प्रति नेपाल को
उकसाकर सीमा विवाद को तूल देने वाले चीन ने अब उसके ही पीठ में छुरा घोंप दिया है। नेपाल की हुमला जिले में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 से ज़्यादा बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया है। और जब नेपाल के वहाँ के मुखिया उस एरिया में गए तो वहाँ पे चीन की सेनाओं ने पूरी तरीके से उनको रोक दिया और अपने इलाके में आने पर बैन लगा दिया और उस बिल्डिंग के अंदर जाने से भी पूरी तरीके से रोक दिया। जिसके बाद चीन नेपाल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ, नेपाल पूरी तरीके से परेशान है कि वो करे तो करे क्या। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारत के पास एक बार फिर से वार्ता को लेकर प्रस्ताव भेजा है। और इस बीच आपको बता दें कि खास करके एक बार फिर सामने भारत के दबाव में भी झुका है और विवादित नक्शे वाली किताबों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और भारत से बातचीत को लेकर बेताबी देखने को भी मिल रही है नेपाल। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से एक तरफ चीन नेपाल पर कब्जे करने की फिराक में तो दूसरी तरफ भारत का दबाव नेपाल को झुकने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि नेपाल की ओर से केपी ओली शर्मा की सरकार अब विवादित नक्शे की किताब के विवरण पर रोक लगा दिया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय और भू प्रबंधन मंत्रालय ने इस पर रोक लगाते हुए भारत से वार्ता का पेशकश कर दिया है। तो ऐसे में अब चीन किसी भी पड़ोसी देशों पर कब्जा करता है तो पड़ोसी देश भारत की तरफ ही आते हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत ने कसा शिकंजा चीन पर, ड्रैगन की जासूसी नेटवर्क पर शिकंजा, चीनी नागरिकों के बीच लेन देन की हो रही है जांच। दरअसल भारत में चीन की जासूसी नेटवर्क की जांच में अब 2 चीनी नागरिकों के बीच हुए लेन देन का खगाला जा रहा है। पकड़े गए कथित चीनी जासूस क्विंग सिंह और एक अन्य नागरिक लो पेंग के बीच कई बार रुपए का लेन देन हुआ था। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में है और वो 2013 से पहले भारत आया था। उसने 2013 में जामिया यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी लिया था। पढ़ाई पूरी होने और MZ कंपनी का डायरेक्टर बन गया था। ये कंपनी एक चीनी कपल ने स्थापित की थी जो कि चीनी लौटने से पहले क्विंग सी और एक नेपाली नागरिकों को फर्म का डायरेक्टर भी बना गए थे। लो पेंग ने कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड बनवाया और चार्ली पेंग के नाम से भारतीय पहचान हासिल कर ली थी। और जांच एजेंसियों को जांच में भी पता चला कि सी और पेंग के बीच कई बार पैसे का लेन देन भी हुआ है। MZ फार्मेसी और पेंग की कंपनियां पूरी तरीके से लेन देन की जांच कर रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने की साजिश रच रहा है चीन, उइगर मुसलमानों को दे रहा ट्रेनिंग। दरअसल चीन तिब्बती की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करने की साजिश रच रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन बड़ी संख्या में तिब्बती लोगों को मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दे रहा है और वो फिर उन्हें फैक्ट्री वर्कर्स बनाकर देश के बाकी हिस्सों में सप्लाई कर रहा है। कुछ इसी तरीके से चीन उइगर मुस्लिम बाहुल सिंजियांग प्रांत में भी कर रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने तिब्बत के करीब 5 लाख लोगों को रोजगार की ट्रेनिंग दी है। इनमें से सिर्फ 50,000 के करीब ही तिब्बत में काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को चीन ने अलग अलग देश के हिस्सों में ट्रांसफर कर दिया है। तिब्बत के लोगों को टेक्सटाइल, निर्माण और खेती के कामों में लगाया गया है। इस तरह के चीन ने तिब्बत के लोगों के पारंपरिक रोजगार को बंद करने का भी काम किया है। भारतीय सेना और चीनी सेना लद्दाख के कई इलाकों में आमने सामने हैं। तनाव की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा तनाव प्योंगयांग से के इलाके में है। और अब कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि चीन भारतीय सेना और प्योंगयांग में उलझा कर रखना चाहता है और उनकी असल नज़र लद्दाख के देपसांग इलाके पर है। आपको बता दें देपसांग में भी दोनों सेनाओं के बीच स्टैंड ऑफ है, लेकिन गौरतलब है कि देपसांग में मई से भी पहले भी चीन की सेना भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग से रोक रही है। आपको बता दें कि यही कारण है कि आज चीन की सामानें ज़्यादा सस्ती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मजदूरों का है बधुआ मजदूरी की तरह काम कराए जाते हैं और वहाँ पर जो लॉ कानून जो है वो पूरी तरीके से तानाशाही वाला कानून है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने साधा जो बिडेन पर निशाना, बोले बिडेन की जीत हो गई तो अमेरिका में समझो चीन की जीत है। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर 3 नवंबर के चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन जीते तो ये चीन की जीत होगी। ब्रिटेन ने एक राजनीतिक के रूप में पिछले 5 दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बिडेन को अब रिटायर कर देने का वक्त भी आ गया है। आपको बता दें कि ओहायो की एक रैली में ट्रंप ने कहा है कि बिडेन ने पिछले 47 वर्षों में उनकी नौकरियां चीन और दूसरे देशों को भेजी। आपको बता दें कि ये पता होगा कि पिछले 4 सालों में नौकरियां वापस
वापस लेकर आया है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि 3 नवंबर को अमेरिकी मतदाता ये फैसला करेंगे कि देश के समृद्ध को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है या फिर बिडेन को पूरी तरीके से जिताकर चीन को जिताना है। इस तरीके से अब चीन का मुद्दा अमेरिकी चुनाव में भी छाया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा खेल। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से देशभक्ति देखने को मिल रही है लद्दाख की जनता में। आपको बता दें कि चुशूल गांव के लोग कर रहे भारतीय सेना की मदद, ब्लैक टॉप तक कंधों पर पहुंचा रहे हैं सामान। जी हाँ, लद्दाख के चुशूल गांव के निवासी ब्लैक टॉप के नाम से जाने जाने वाली हिमालय पर्वत की चोटियों की मुश्किल यात्रा कर रहे हैं। कथित यात्रा तय कर ये लोग भारतीय सेना के जवानों को जरूरत के सामान पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना LAC पर चीनी फौज को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऐसा करने के पीछे चुशूल गांव के लोगों का एक ही मकसद है, अपने गांव को चीनी नियंत्रण से आने से बचाना। एक निजी खबर में छपी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि करीब 100 लोगों का जत्था भरे हुए डफेल बैग, चावल की बोरियां, भारी ईंधन के डिब्बे, बांस के डिब्बे ब्लैक टॉप की ओर बढ़ रहा है। इसमें पुरुष, महिलाएं, युवा, अधेड़ उम्र के लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें ये लोग जिस ओर से बढ़ रहे हैं वहाँ भारतीय सेना के जवानों के टेंट भी लगे हुए हैं। अखबार में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण दया भाव के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगले महीने ठंड का मौसम आने वाला है और ऐसे में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस कारण ग्रामीणों में डर है, अगर वे भारतीय सेना की अपनी स्थिति मजबूत करने और ठंड से बचने में मदद नहीं करते तो जल्द ही चीन उनके गांव पर कब्जा कर सकता है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले कारोबारी को चीन में 18 साल की जेल। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल चीन में अक्सर राजनीतिक मुद्दों को मुखरता से अपनी राय रखने वाले कारोबारी रेन झिंगकियांग को 18 साल जेल की सजा सुनाई गई है। घूसखोरी के मामले में उन्हें ये सजा दी गई है। कुछ लोग उन्हें पहले ही उन्होंने कोरोना वायरस के संकट से निपटने को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करते हुए एक आर्टिकल भी लिखा गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हुमा युआन प्रॉपर्टी कंपनी के पूर्व चेयरमैन रेन झिंगकियांग ने 4 आरोपों में अपनी गलती मानी थी, जिसके बाद उन्हें ये सज़ा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा रेन झिंगकियांग को चीनी राष्ट्रपति की आलोचना करने के जुर्म में लगभग कई भारी भरकम युआन का भी जुर्माना पड़ा था, लेकिन अब फिलहाल उनको 18 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन में कैसी तानाशाही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। चीन ने 80 लाख मुस्लिमों को कर रखा है कैद, खुफिया रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। आपको बता दें दरअसल चीन से उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार की खबरें तो कई सालों से आ रही हैं, लेकिन किस तरीके से चीन एक समुदाय को अलग धर्म होने की वजह से प्रताड़ित करता है, इसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। चीन कभी इस मसले पर खुलकर बात नहीं करता। उसने अपने यहाँ इन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बाकायदा डिटेंशन सेंटर भी बना रखे हैं। इन सेंटरों में बताया गया है कि 10 लाख लोगों को रखे जाने की खबरें थी, मगर असली आंकड़े को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। 6 महीने के बाद खुले आम लोगों के लिए ताज के द्वार ऐसे कर सकते हैं दीदार। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर लोगों को 80 लाख से ज़्यादा उइगर मुसलमानों को रखा गया है। आपको बता दें कि खुफिया दस्तावेज में जानकारी मिली है कि चीन ने अपने यहाँ 80 लाख से ज़्यादा उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखा है। ये चीन आपको बता दें कि केवल और केवल ईरान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिमों देशों को अपने साथ रखकर मुस्लिमों पर ही अत्याचार करता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर दरअसल आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग नियंत्रण कानून, मोदी जी को एक और सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जी हाँ, देश की राजनीति में आधुनिक चाणक्य के नाम से विख्यात हो चुके गृह मंत्री अमित शाह जी अपने द्वारा लाए जा रहे कानूनों में एक और बड़ा लगातार शिकंजा कसते जा रहे हैं। कानूनों में जो राष्ट्र समाज और कानून विरोधी गतिविधियों में पिछले बहुत दशकों से लगे हुए हैं, अब विदेशों से स्वयं सेवी संगठनों के नाम पर समाज सेवा करने की ढोंग की आड़ में गुपचुप करोड़ों रुपए भारत में लाकर उन पैसों का उपयोग करने अपने अलग अलग स्वार्थों के लिए करने वाले, खासकर कश्मीर के पत्थरबाजों से लेकर दिल्ली के दंगों तक की टेरर फंडिंग के लिए देश भर में ईसाई मिस्रियों द्वारा लिए जा रहे धर्मांतरण आदि जैसी कार्यों के लिए अब सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ऐसा आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से इनका खेल खत्म होने जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कानून ऐसा ही पेश कर दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। केरल और पश्चिम बंगाल तैयार हो रहे हैं 2 इस्लामिक राज्य। जी हाँ,
आपको बता दें कि किसी ने बहुत पहले ही कहा था कि देश को नहीं खतरा है उतना विदेशी हथियारों से, देश को असली खतरा है जो देश के गद्दारों से, और यही इस देश के लिए बड़ी विडंबना भी है। सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी बीमारी जिसे पाल पोस कर ऐसे नासूर के रूप में दिया गया है, उसमें रिस कर बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, केरल और पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से एक इस्लामिक राज्य के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट के रूप में लगभग 9 से ज़्यादा आतंकियों को केरला और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इसी पर कार्रवाई करते हुए एनआईए ने बड़ी छापेमारी की थी। यहाँ पर गिरफ्तारी का मतलब है कि किस तरीके से इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस पूरी तरीके से संगठन अब भारत में भी फैल चुका है, खास करके इन 2 राज्यों में तेजी के साथ फैल रहा है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। देशद्रोही कफील खान से मिली प्रियंका वाड्रा। जी हाँ, देशद्रोह के आरोपी कफील खान से मिली प्रियंका वाड्रा। आखिर अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादी लोगों से ही क्यों मिलती है कांग्रेस पार्टी? दरअसल देशद्रोह के आरोप में सजा काट चुके कफील खान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। कफील अपनी पत्नी समेत प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। कफील खान कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने और भड़काऊ बयान देने के आरोप में कफील खान पर एनएसए लगाया गया था, लेकिन अदालत के आदेशों के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। डॉक्टर कफील खान की जेल में रिहाई के बाद कांग्रेस महासचिव ने कफील खान और उनके परिजनों से फोन पर बातचीत करके उनका हालचाल लिया था और हर संभव मदद का वादा किया था। अब दिल्ली में डॉक्टर कफील खान अपने परिवार के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आखिर क्या है जो इस तरीके के लोगों से खास करके उनका ज़्यादा मिलना जुलना होता है। देशद्रोह के आरोप झेल रहे कफील खान से मिलना कांग्रेस के लिए ये ठीक नहीं होता है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक। बड़ी खबर आपको बता दें, हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई कल होगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है। विशेष एनडीपीसी कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि रिया और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर कर दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। और इससे पहले 11 सितंबर को विशेष की एक एनडीपीसी कोर्ट में रिया ने शोभिक और 4 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन दोस्तों इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया, जिसमें दीपिका पादुकोण हीरोइन भी इसमें सामने आ चुकी है। जो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी नाम आ चुका है ड्रग्स मामले में, और दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेने को लेकर इनका चैट वायरल हो गया है और दीपिका पादुकोण साफ साफ ड्रग्स मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस बीच अब एनसीबी कभी भी ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ कर सकती है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब शिकंजे में दीपिका पादुकोण आ गई हैं। तो वहीं मनोज तिवारी ने दीपिका पादुकोण पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेकर देश विरोधियों के साथ जा खड़ी होती थी। इस तरीके से दीपिका ने जैसे कन्हैया कुमार जेएनयू में जाकर उन्होंने अपना समर्थन दिया था, उसी को लेकर मनोज तिवारी ने बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं अगली अपडेट। तीसरा किसान बिल भी राज्यसभा से हुआ पास। जी कांग्रेस समेत विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी होने के बीच में ये हुआ पास। दरअसल विपक्ष की जोरदार हंगामे के बीच तीसरा किसान बिल भी राज्यसभा से पारित हो गया है। राज्यसभा ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने 15 सितंबर को आवश्यक वस्तु विनिमय संशोधन 2020 को मंजूरी दे दी थी। इस बिल में खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल, प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। बिल में बताया गया है कि अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज आवश्यक वस्तु नियम होंगे। उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।